नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लो टनल में पौध तैयार करने की तकनीक और इसके फायदे। अच्छी बढ़वार के लिए करें लहसुन की फसल में जरूरी कार्य। प्रदेश में इन दिनों जोरों की ठंड पड़ रही है। ऐसी स्थिति में सब्जियों की पौध तैयार करना काफी मुश्किल है, क्योंकि सर्दी में एक तो बीजों का अंकुरन देरी से होता है, वहीं दूसरी ओर अधिक ठंड के चलते पौधे मर जाते हैं। अगर किसान पौध को लो टनल में तैयार करते हैं तो स्वस्थ और अच्छी पौध तैयार कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें लो टनल में सब्जियों की पौध तैयार और इसके क्या क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह से। लो प्लास्टिक टनल एक ऐसी संरक्षित संरचना है जिसे मुख्य खेत में फसल की रोपाई के बाद प्रत्येक फसल क्यारी के ऊपर कम ऊंचाई पर प्लास्टिक की चादर ढककर बनाया जाता है। यह फसल को कम तापमान से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाई जाती है। यह तकनीक उत्तर भारत के उन मैदानों में सब्जियों की बेमौसमी खेती के लिए बहुत उपयोगी है, जहां सर्दी के मौसम में रात का तापमान लगभग 40 से 60 दिनों तक 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। इसको बनाने का उद्देश्य हमारा होता है कि हम लोग जो गर्मा सब्जी की खेती करते हैं, विशेषकर हमारा जो लत्तर वर्गीय सब्जी होती है, लौकी, कद्दू, करेला, नेनुआ, तोरई, इसका किसान भाई हमारे फरवरी लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई करते हैं। तो उस समय जब तापक्रम आता है तो बीजों का जमा हो जाता है और इनका उत्पादन होते होते किसान भाइयों को अंतिम जुलाई के समय में जब बरसात पकड़ा जाता है तो काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए और अगेती फसल के लिए लो कास्ट पॉलीटनल किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें हम जो अर्धचंद्राकार सुरंग बना करके, जिसमें हम सफ़ेद पारदर्शी प्लास्टिक से ऊपर की तरफ से ढक देते हैं पूरी तरीके से और किनारे किनारे से उसको मिट्टी से हम दबा देते हैं। ऐसी संरचना बनाने के लिए सबसे पहले ड्रिप सिंचाई की सुविधा युक्त खेत में जमीन से ऊंची हुई क्यारियां उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाई जाती हैं। इसके बाद क्यारियों के बीच में एक ड्रिप लाइन बिछा दें। क्यारी के ऊपर 2 मिलीमीटर मोटे जंगरोधी लोहे के तारों या पतले व्यास के पाइपों को मोड़कर हुप्स या फिर घेरे इस प्रकार बनाते हैं कि इसके 2 सिरों की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और मध्य से ऊंचाई भी 50 से 60 सेंटीमीटर रहे। तारों के बीच की दूरी 1.5 से 2 मीटर रहनी चाहिए। उसमें जो सब्जी का पौधा तैयार करते हैं, सब्जी का पौधा तैयार करने के लिए हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम प्लास्टिक की जो प्रो ट्रे आती है, उसमें हम कंपोस्ट का मिश्रण बना करके उसमें 1-1 के अनुपात में गोबर का सड़ा हुआ खाद, मिट्टी और उसके बाद हल्का सा जो है बालू मिला करके अगर हम तैयार करते हैं, उसमें हम 1-1 बीजों की बुआई करते हैं। और दूसरा बात कि इसमें हम अगर हम प्रो ट्रे नहीं मिल पा रहा तो पॉलीथीन की जो छोटी छोटी थैलियाँ आती हैं, उसमें हम बीजों का बुआई करते हैं। और बीजों का बुआई करने के बाद उस टनल के अंदर हम रख देते हैं और पूरी तरीके से हम अगर कवर कर देते हैं तो जो बाहर का जो तापक्रम होता है उससे अंदर का तापक्रम 7 से लेकर के 12-13 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिससे हमारा बीजों का जमाव हो जाता है। और बीज का जमाव के बाद हम जब किसान भाई सीधे हम बीज लगाते हैं मार्च में, फरवरी लास्ट में, तो उस समय हम सीधे तौर पे पौध लगाते हैं तो उनका अर्ली उत्पादन भी हमारा 30 से 35 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो वह उत्पादन को बाज़ार में दे करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि बेमौसमी सब्जी का, तो बेमौसमी सब्जी उत्पादन में यह पॉलीटनल किसान भाइयों के लिए काफ़ी हद तक बहुत ही फायदेमंद है और इसको लगाने में बहुत खर्चा भी नहीं आता है। अगर हम बात करें तो इसमें स्थानीय स्तर पर हम बांस की उपलब्धता होती है और जो प्लास्टिक का सीट होता है, उस प्लास्टिक को सीट हम बाजार से मंगा करके हम लगा सकते हैं।
आवश्यकता के अनुसार मौसम ठीक होने पर तापमान को ध्यान में रखते हुए टनल की प्लास्टिक को फरवरी के अंत से मार्च के प्रथम सप्ताह में पूरी तरह से हटा दिया जाता है। इस समय तक फसल काफी बढ़ चुकी होती है और कुछ फसलों में तो फल बनना भी शुरू हो चुका होता है। यह तकनीक उत्तर भारत के समस्त मैदानों तथा खासकर बड़े शहरों के आसपास सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। इस प्रकार किसान प्लास्टिक लो टनल तकनीक से अगेती या बेमौसमी फसल उगाकर या नर्सरी तैयार कर अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि अगेती और बेमौसमी फसलों का बाजार भाव अधिक रहता है। और इसकी बनाने के लिए अगर हम बात करें तो खर्चा की, तो 1 मीटर चौड़ा जो हम बेड बनाते हैं, उसी बेड पे हम इसको अर्धचंद्राकार सुरंगनुमा संरचना बनाते हैं। तो प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर हम खर्चा बात करें तो हमारा 25 रुपया से लेकर के 30 से 35-40 तक हमारा खर्चा आता है। बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो स्थानीय स्तर पर बांस उपलब्ध हो जाता है। मेन प्लास्टिक का जो खर्चा आता है, प्लास्टिक भी हमारा जो है इसमें हम जो लगाते हैं वो प्लास्टिक हमारा 200 माइक्रोन का होना चाहिए थिकनेस का। और अब प्लास्टिक लगाने के बाद फिर संभाल कर उस प्लास्टिक को भी हम इस्तेमाल अगले बार के लिए हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पॉलीटनल का उपयोग किसानों को करना चाहिए और इससे जो है काफ़ी किसान को लाभ भी मिल रहा है। और बहुत सारे किसान हमारे कर रहे हैं। जो पाला पड़ता है उससे टेम्परेचर जब डाउन होता है तो क्वालिटी पौधा हमारा नहीं हो पाता है। अगर क्वालिटी पौधा रहेगा तो हमारा उत्पादन भी अच्छा देगा। इसलिए पॉलीटनल, वो भी पॉलीटनल लगा करके सब्जी का पौधा तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पॉलीटनल की छोटे किसान और मध्यम किसान हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने लहसुन की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय कुछ खास प्रबंधनों जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण और पौध सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तभी इस फसल की बढ़वार ठीक ढंग से होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो चलिए लहसुन की फसल के प्रबंधन के बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव से। आज आपके साथ लहसुन जो फसल है उसके ऊपर मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो लहसुन जो है, इसमें जो समसामयिक समस्याएं हैं, आज की तारीख में जो समस्याएं हैं, जो स्थितियां हैं, आज मैं आपके साथ उन्हीं के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वीड्स। वीड्स मतलब होते हैं खरपतवार। ये खरपतवार जो होते हैं ये हमारी फसल के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये हर तरीके से हमको नुकसान ही नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे हमको फायदा कुछ भी नहीं है।
वो खरपतवार का नियंत्रण करना, खरपतवार को खेतों से दूर रखना, इसका प्रयास तो किसान भाइयों हमें लहसुन बोने के प्रथम दिन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। और खेती में, खासतौर से लहसुन की खेती में निंदाई गुड़ाई के महत्व को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इससे क्या होता है कि जो वायु संचार है हमारा जड़ों तक, पौधे की जड़ों तक, वो भी अच्छे से बन जाता है। निंदाई गुड़ाई करने से जड़ों को उचित वायु संचरण मिलता है, जिससे उनका विकास भी काफ़ी तेज़ी से होता है, अच्छा होता है। और नतीजे में हमारे जो कंद मिलते हैं, जो हमें फ्रूट्स मिलता है, जिसकी मार्केट में, बाजार में कीमत होती है, उनकी भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो विकास है वो संपूर्ण मात्रा में हो पाता है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में खाद उर्वरकों की मात्रा भूमि की उर्वरता पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन पकी गोबर और 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय भूमि में मिला देनी चाहिए। शेष नत्रजन की मात्रा को खड़ी फसल में 30 से 40 दिन बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर छिड़काव करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और लहसुन का उत्पादन अधिक मिलता है। सिंचाई वैसे ठंड के दिनों में कई इस जगह पे अभी बेमौसम बारिश हो गई है तो जरूरत नहीं होगी। फिर भी यदि अगर नमी आपके उसमें कम है या आप सिंचाई करना चाहते हैं, आप अगर बहाव पद्धति का उपयोग करते हैं, फ्री फ्लड जमीन में पानी देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होता है फसल के लिए। नीचे तक नमी बनी रहती है, उसके जड़ों तक पहुंचती भी है और उसका जो असर रहता है कि आपके खेत में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसका असर भी लंबा रहता है। और किसी भी फसल उत्पादन में बहाव सिंचाई पद्धति को अच्छा ही पाया गया है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और नमी आपको बनाए रखना है, ये आपको ध्यान देना है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल को रस चूसक कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण करें। इसके बाद हम आते हैं, जो मुख्य बात है वो है कीड़े बीमारी। सबसे ज्यादा असर जो आपने खेतों में देखा होगा, कुछ मच्छर टाइप के थ्रिप्स जिनको हम बोलते हैं, वो जरूर आपके यहाँ रस चूसक कीट जो है ये नुकसान पहुंचाने के लिए आपके यहाँ आ चुके होंगे। ऐसा है क्योंकि ये मौसम जो होता है इसमें मच्छरों का प्रकोप, रस चूसक कीड़ों का प्रकोप खेत में बढ़ जाता है। तो इनसे आपको फसल को बचाना है, क्योंकि रस चूसक कीट जो है ये भी फसल के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और पूरी फसल को बीमारी और उनका असर करके हमारे जो मुख्य उत्पादन है उसको कम कर देते हैं। रस चूसक कीट जो है इनको समाप्त करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, तो रासायनिक विधियों का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ आज की तारीख में यूज हो रही है उसका नाम इमिडाक्लोप्रिड है, एसिडामेप्रिड है, और ये बहुत कम मात्रा में भी अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो अब आपने अपने खेतों में जिस हिसाब से इनको डेवलप कर रखा है उस हिसाब से आप मात्रा का निर्धारण जो है 5 से 10 ग्राम प्रति टंकी तक कर सकते हैं, और ये आपको उनको नष्ट करना लेकिन आवश्यक है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल का सबसे हानिकारक रोग है बैंगनी धब्बा रोग, जिसे हम पर्पल ब्लोच के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। इन मुख्य कीड़ों के अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जो इस समय आपको किसान भाइयों अपने खेत में दिखने लगी होंगी। छोटे छोटे बैंगनी स्पॉट आपको पत्तों पे नजर आते हैं, जो धीरे धीरे बड़े होकर के और वो पर्पल ब्लास्ट जिसको हम कहते हैं, इस पर्पल ब्लास्ट का रूप धारण कर लेते हैं और फसल को में बैंगनी धब्बों का बड़ा रोग हो जाता है और ये पत्तियां झुलसी हुई सी लगती हैं, लटक सी जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पूरी झुलसी हुई पत्तियां हैं। ये रोग भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है हमारी फसल को। तो अभी आप इसके अंदर कार्बेंडाजिम डाल सकते हैं। इसके अलावा मेटलिक मैनकोजेब एक आता है, ये काफ़ी प्रभावी पाया गया है और इसका उपयोग आप इसके लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके अलावा तो और कोई खास ऐसी बताने लायक इस समय जो सामयिक स्थितियां हैं वो मेरे ख्याल से मैंने सब कंट्रोल जो नियंत्रण है, रोकथाम है या जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं,
इस समय की, वो सारी अपन ने इसमें ली है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर गंगानगर और इससे लगे आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान घना कोहरा व शीतलहर होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की गति की हवाएं परिवर्तनशील दिशा से चलने की संभावना है। किसान भाइयों, गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले एवं संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु क्लोडिनोफॉप प्रोपागाइल 15% WP, मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 20 WP 1%, 64 ग्राम सक्रिय तत्व के हिसाब से अथवा 400 ग्राम व्यापारिक उत्पाद प्रति हेक्टेयर 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करते हुए 30 से 35 दिनों के बीच में छिड़काव करें। सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए दोपहर के समय 1 ml गंधक का तेजाब या डाइमिथाइल सल्फर डाइऑक्साइड प्रति लीटर पानी के घोल के हिसाब से विलयन बनाकर प्रति बीघा 100 से 125 लीटर घोल का छिड़काव करें। सरसों की फसल में प्रथम सिंचाई बुआई के 35 से 40 दिन बाद बढ़वार के समय करें। सिंचाई के समय यूरिया 18 से 20 किलो प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। प्रथम सिंचाई से पूर्व और पश्चात में निराई गुड़ाई करें। जहां पर फसल सघनी हो वहां पौधे की छटनी करें और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें व छटाई का कार्य फसल सिंचाई के पूर्व करें। चने की फसल में प्रथम सिंचाई बिजाई के 50 से 55 दिन बाद करें। प्रथम सिंचाई के बाद कसिये से एक बार निराई गुड़ाई करें। समय पर बिजाई की गई जौ की फसल में प्रथम सिंचाई 25 से 30 दिन में करें व दूसरी सिंचाई प्रथम सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद दे। जौ की खड़ी फसल में यदि जिंक की कमी दिखाई दे तो 0.5% जिंक सल्फेट के विलयन का एक छिड़काव वनस्पति वृद्धि अवस्था पर करें। किन्नों की बागों में रोगों व अन्य कारणों से फसल गिरने से रोकने हेतु कार्बेंडाइजिम 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या प्रोपिनेब 70 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रयोग किए जाने वाले घोल में जिब्रेलिक एसिड 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है।
आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है। एक HB जिला श्री गंगानगर के किसान शेर सिंह ने। आप चने की फसल में कटवर्म कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो शेर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि चना एक दलहनी कुल की फसलों में प्रमुख स्थान रखता है और रबी ऋतु में चना की खेती के एक महत्वपूर्ण स्थान है रबी में। जैसा कि चने में बुआई के उपरांत ही कीड़े मकोड़ों का प्रकोप ज़्यादा लगने लगता है। इसमें एक प्रमुख प्रकार का हमारा कीट है कटवर्म, काटने वाली सिंडी, एग्रोटिस इप्सिलान। इस कीट की सुंडी चिकनी, लिजलिजी और देखने में गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है और कटवर्म की लटें भूरे रंग की 1 से 1.5 इंच लंबी होती है। इस कीट को अगर कहीं आप हाथ से टच करने की कोशिश करेंगे तो वो मुड़ के एक सुंडी नुमा बन जाती है, घुंडी बना लेती है। इस कीट का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर बुवाई से पूर्व बरसात का पानी भरा रहता है और मृदा भारी या चिकनी हो। इस कीट की गिरारें देखने में हल्की स्याही या गहरे भूरे रंग की तैलीय होती हैं। छूने पर ये लटें गोल घुंडी बनाकर पड़ जाती हैं, जो ढेलों के नीचे छिपी रहती हैं और रात को बाहर निकलकर पौधों को भूमि के सतह के पास से काट देती हैं। यदि एक सूंडी प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधे की वनस्पतिक अवस्था में दिखाई दे तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके नियंत्रण की। नियंत्रण में सबसे पहले ज़रूरी हमारा ये है कि इसके लिए हमको बीज उपचारित करके लगाना है। बीज उपचारित के लिए जैसे हम इंसेक्टिसाइड कोई भी इमिडाक्लोपिड, क्लोरोपाइरिफास इस तरह की दवाओं से 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड बीज के दर से इसको उपचारित करके इसके बाद हम इसको लगाते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, हम इसको बुआई से पूर्व खेत की तैयारी करते समय क्यूनाल फास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मृदा में मिला दें, या उस समय नहीं दे पा रहे हैं तो खड़ी फसल में शाम के समय देवें इसको। और हम इसको कर सकते हैं कि जैसे क्लोरोपाइरिफास का 1.5 ml दवा पर लीटर पानी में मिला के पौधों की जड़ों के पास इसको हम छिड़काव करें, जिससे कि हमारा एक प्रभावी नियंत्रण होता है। और खेत में जगह जगह इसको हम सूखी घास की खेत में जगह जगह छोटे छोटे ढेर बना के रख देते हैं कई स्थानों पे, जिसमें क्या होता है कि दिन में ये कीट छिपा रहता है और उसको हम सुबह सुबह प्रातःकाल एकदम इकट्ठा करके नष्ट कर देते हैं। ये भी प्रभावी नियंत्रण है। इस कीट की रोकथाम हेतु आप अपने खेतों में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 50 से 60 बर्ड पंच लगाना चाहिए, ताकि चिड़ियां उन पर बैठकर सूढ़ियों को खा सकें। फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं, जिनके प्रयोग से कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। चना के प्रमुख कीटों के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करने से कीट के कोशक मर जाते हैं। और हम बात करेंगे एक और हमारा वो इंसेक्टिसाइड नीम आधारित निम्बिशिडीन, जिसका कि 1 ml दवा पर लीटर पानी के हिसाब से मिला के भी हम उपचारित कर सकते हैं। और इमिडाक्लोपिड रसायन का भी हम 2 से 3 ml दवा पर केजी के हिसाब से स्प्रे कर सकते, लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और इसके लिए एक है कि समयानुसार संस्तुत क्षेत्र में जो रिकमेंडेशन होता है उस आधार पर समय से बुआई करें। संक्रमित पौधा यदि पूरे खेत में हमको कहीं भी दिखाई दे तो उसको नष्ट करें। खेत में जल जमाव की जो जहाँ भी पूरा जल निकास का प्रॉपर सुविधा करें। खेत को हमेशा खरपतवार मुक्त रखें और फसल चक्र का बहुत ज़रूरी है कि फसल चक्र अपनाएं। और जिस खेत में हमारा ये कटवर्म डिजीज़ या कोई भी डिजीज़ का प्रभाव दिखाई देता है, ऐसे बीज को हम दोबारा फसल बोने के लिए प्रयोग ना करें। धन्यवाद किसान भाइयों। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।